दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में है। राधे राधे जी, नमस्कार। सभी जुड़िए फटाफट। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ? आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। बलराम मीणा, फ्रूटी, बसंती, अजय सिंह, सुमन यादव जी, शिवानी, आप सभी दोस्तों का स्वागत है और नमस्कार, गुड मॉर्निंग के साथ आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। नववर्ष में प्रवेश करने के बाद आप में एक नया जोश जुनून होना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति आप समर्पित होकर तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आप सभी मित्रों को एक बार फिर नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। शुरुआत सबसे पहले आज की करंट अफेयर्स के सवालों के साथ करते हैं, लेकिन दो पंक्तियां आज आपके लिए है। हमारे कारवां का मंजिलों को इंतजार है, हमारे कारवों का मंजिलों को इंतजार है, ये आंधियों की बिजलियों की पीठ पर सवार है। जिधर पड़ेंगे ये कदम बनेगी एक नई डगर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार लाओ जमीन पर। है अगर कहीं स्वर्ग तो उसे उतार लाओ जमीन पर। हमारे कारवों का मंजिलों को इंतजार है, ये आंधियों की बिजलियों की पीठ पर सवार है। जिधर पड़ेंगे ये कदम बनेगी एक नई डगर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार लाओ जमीन पर। तो आप सभी मित्रों का, आप अपने अपने स्वर्ग को, अपने अपने लक्ष्य को, अपने अपने जो दृढ़ संकल्प हैं उनको एक नई उम्मीद के साथ, नई आशा की किरणों के साथ आज से शुरुआत करिएगा। जी नमस्कार। तारानगर से भी सभी जगह से आप सभी मित्रों का नमस्कार स्वीकार है। चलिए, हम अर्जुन हैं, हम भीम, शांति के लिए जगत में जीते हैं, मगर शत्रु हट करे तो लहू वक्ष का पीते हैं। हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। देंगे जान नहीं ईमान, जियो जियो आए हिंदुस्तान। तो आप सभी मित्रों का आज की इस बेहतरीन क्लास में करंट अफेयर्स की वो बातें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे सभी विषयों पर बातचीत की शुरुआत आप सभी मित्रों के साथ आज मैं करने जा रहा हूं। तो चलिए मित्रों, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जरा बताइएगा उसका सही जवाब क्या होगा और क्या आप लोग उस सवालों से परिचित हैं। तो पहला सवाल पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। सवाल थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने जो सवाल है उसमें यही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 27 परियोजनाओं का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। इन 27 परियोजनाओं में 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चेसुमले और डमचौक को जोड़ने वाली एक उमलिंगला दर्रे से गुजरने वाली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज सड़क पर बना पुल शामिल है। यह पुल कहां पर स्थित है, जिसका अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन किया है? तो सवाल मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूं कि भैया एक ऐसा इलाका है जहां पर बीआरओ द्वारा निर्मित, यानी सीमा सड़क संगठन जो है वो अभी जो हमारी पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ जो सीमा लगती है, उस सीमा के नजदीक नजदीक जिस प्रकार चाइना भी अपनी नीति के तहत काम कर रहा है, ठीक हिंदुस्तान उसका जवाब देने के लिए बीआरओ के नेतृत्व में ऐसी सड़क परियोजनाएं हैं, ऐसे इलाके, दुर्गम इलाके हैं जहां सेना को जल्दी पहुंचाया जा सकता है, वहां पर सड़क है, पुल है, इस प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण वहां पर कर रहा है। तो बीआरओ ने अभी हाल ही में कई परियोजनाएं जो है वो पूरी की है। उनमें से एक आपके सामने है, 27 परियोजनाओं का भी हाल ही में उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया है। उनमें से 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चेसुमले और डमचौक को जोड़ने वाली एक उमलिंगला दर्रे से गुजरने वाली सड़क है, जो अपनी ऊंचाई के हिसाब से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है। 19,000 फीट की ऊंचाई है उसकी। तो आपको बताना है, इस पर जो अभी हाल ही में पुल का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है, आपको यह बताना है कि इनमें से वो स्थित कहां पर है। जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में, कहां पर स्थित है? हाँ जी सुनील जी, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम नोकवाल, एकदम सही जवाब आपका आया है। चलिए
यहां पर ये सही जवाब है इसका लद्दाख। लद्दाख में इस प्रकार की जो है वो सड़क का क्या किया गया, हाल ही में निर्माण किया गया है मेरे मित्रों। अभी हाल ही में कहां पर, BRO के द्वारा इसका निर्माण किया गया है यहां पर। तो लद्दाख जो इलाका है आपका, कौन सा, लद्दाख वाला, यहां लद्दाख में इस प्रकार की, लद्दाख जो है, लद्दाख में कितने, 19,000 फीट की, 19,000 फीट जो है, इस 19,000 फीट ऊंचाई की क्या की गई है, एक सड़क का निर्माण यहां पर किया गया है। और यह सड़क किसके द्वारा बनाई गई है, तो BRO के द्वारा बनाई गई, यानी सीमा सड़क संगठन जो है, सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और ये सीमा सड़क संगठन जो है, ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय जो है, उस रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। रक्षा मंत्रालय में वर्तमान में राजनाथ सिंह जी जो है ना, राजनाथ सिंह, ये वर्तमान में इसके मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र जो है वो कहां पर है, आपको पता है, लखनऊ जो है, लखनऊ कहां पर है, तो ये यूपी में है। और यूपी में अभी क्या होने हैं, तो 2022 का अभी जो समय चल रहा है, इसमें विधानसभा के यहां क्या होने हैं, चुनाव होने हैं। देश में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक जो लोकसभा की सीटें वो भी उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें वो भी उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक विधान परिषद की जो सीटें वो भी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये सारी बातें भी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना है। तो लद्दाख जो है यहां पर है, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो ये 19,000 फीट की, और इसको ध्यान रखना, मैंने बता दिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका क्या है, नाम दर्ज है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है, उस बुक में इसका क्या है, नाम दर्ज है। तो मेरे हिसाब से ये बातें सारी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए जरा अब इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने जरा क्या है देखो और उसका जवाब दीजिए। ये रहा आपका अगला सवाल। हाल ही में भारत सरकार ने उड़ीसा को जल जीवन मिशन के तहत 830.85 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जो है वो प्रदान की है। उड़ीसा का हर घर नल से जल का लक्ष्य कब तक का है, आपको यह बताना है। उड़ीसा जो है इसका कब तक का लक्ष्य है, यह है, इसमें आपको जवाब देना। हाल ही में भारत सरकार ने उड़ीसा को जल जीवन मिशन के तहत 830.85 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जो है वो हर घर नल जल के माध्यम से दी है। तो आपको ये बताना है उड़ीसा का हर घर जल के माध्यम से जो निर्माण करने का कार्य या इसके लक्ष्य को हासिल करने का कार्य है, यह कब तक जो है वो पूरा कर लिया जाएगा, बताइए जरा इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहां पर वैसे पूरे देश भर का जो लक्ष्य है वही उड़ीसा का लक्ष्य है। 2024 तक केंद्र सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय है, वो जल शक्ति मंत्रालय भी हर घर नल से जल जो पहुंचाने का काम है वो पूरा कर लेगा। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि यहां पर 830 करोड़ रुपए हालांकि इन्होंने क्या किए हैं, दिए जाने की घोषणा की है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये बात भी यहां ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि भैया इन्होंने 830 करोड़ रुपए 830 करोड़ रुपए की जो राशि घोषित की है, ये कौन से राज्य को दी है, तो ये उड़ीसा राज्य को दी है, उड़ीसा को दी है। और किस अभियान के तहत, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसे दिया गया। जल शक्ति मंत्रालय जो है उसके द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय में मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो इस मंत्रालय के क्या हैं, शेखावत इस मंत्रालय के मंत्री हैं। तो इसका जो मिशन है कि हर घर नल से जल पहुंचाने का जो कार्य है वो कब तक कर लिया जाएगा, तो 2024 तक उसे पूरा कर लिया जाएगा। यही देश भर का लक्ष्य है, देश का लक्ष्य भी यही है और उड़ीसा का भी लक्ष्य यही है। इस लक्ष्य को पूरा करने वाला पहला अगर राज्य अगर बात की जाए, आपसे पूछ ही ले कोई, तो ध्यान रखना गोवा ऐसा पहला राज्य है जिसने क्या कर लिया, इस लक्ष्य को अभी पूरा कर लिया है। तो गोवा ऐसा पहला राज्य है जिसने इसे पूरा कर लिया है। तो जल जीवन मिशन का नाम है, क्या नाम है, जल जीवन और मिशन। जल जीवन मिशन के तहत ये सारे काम जो हैं वो किए जा रहे हैं। उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार है। किसकी है भैया, बीजू जनता दल की सरकार है। नवीन पटनायक जो है, नवीन पटनायक साहब, ये इसके क्या हैं, सीएम हैं।
और इसी बीजू जनता दल से अश्विनी वैष्णव जो हैं, अश्विनी कौन है, वैष्णव हमारे हैं, ये अश्विनी वैष्णव साहब कौन है, रेल मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं। और इनके साथ साथ इनके पास आईटी मंत्रालय का भी क्या है, प्रभार है। और इनका संबंध कहां से है, तो राजस्थान से इनका संबंध है। राजस्थान में अगर जगह पूछी जाए तो इनका मूल जो पैतृक स्थान है वो तो है पाली जिला, लेकिन ध्यान रखना वर्तमान में इनका परिवार जो है वो कहां पर रहता है, जोधपुर में रहता है। ये सारी बातें जो है इससे संबंधित है। अभी पिछले दिनों राजस्थान का दौरा भी कर चुके हैं। हाँ जी, तो आपको इन सभी सवालों को क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए जरा, 15 अगस्त 2019 को इस मिशन की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। तो एकदम सही जवाब आप सभी का आ रहा है। चलिए जरा नेक्स्ट सवाल पर हम बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने क्या आने जा रहा है, जरा देखिएगा इसको। यहां पर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, जल जीवन का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति करना है। इस अभियान की शुरुआत की गई थी। तो मेरे हिसाब से इसका जवाब आप दे पाने में एकदम सक्षम है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं इस सवाल में। हाँ जी, चलिए जरा, उड़ीसा में चिल्का झील है, भारत की पहली रामसर साइट भी है, वाह वाह। चलो इस सवाल का जवाब दीजिए पहले आप। जल जीवन का उद्देश्य क्या है, 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की क्या करना है, आपूर्ति करना है। इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो अभी मेरे मित्रों ने इसका सही जवाब भी दे दिया भैया कि जल जीवन जो मिशन है, इस मिशन की शुरुआत जो है वो कब की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही है कि 2024 तक प्रत्येक जो ग्रामीण परिवार है उसको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से 55 लीटर क्या मिल सके, जल मिल सके। तो आपने सभी ने सही बताया। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को क्या किया था, घोषित किया था। और उसी दिन से वो यानी वर्ष 2019 से इस अभियान की क्या की कर दी गई थी, शुरुआत कर दी गई थी। तो आपका सही जवाब है 15 अगस्त 2019। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या है। 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2022 का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन का कौन सा संस्करण होगा, यानी गुजरात में जिस समय वर्तमान के हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। मनमोहन जी सरकार जो है वो विदेशों से, यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हो 10 वर्ष लगातार जो है वो केंद्र से इतनी ज्यादा सहायता मिल नहीं पाती थी। तो इन्होंने अपने राज्य में इन्वेस्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, एक ऐसे सम्मेलन को आयोजित करने का लक्ष्य रखा जिसमें दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहां गुजरात आ सकें और यहां पर आकर इन्वेस्ट कर सकें। तो बड़ी मात्रा में यहां पैसा जो है वो लोग लगाएं, इसको लेकर जो है आपके सामने एक मिशन इन्होंने शुरू किया, वो था वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। इस नाम से इन्होंने एक मिशन उस वक्त शुरू किया था। अभी वर्ष 2022 में 10 जनवरी को इसका वापस उद्घाटन करने वाले हैं। वाइब्रेंट गुजरात नाम से ग्लोबल समिट आयोजित होगा, 2 दिवसीय है। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण होगा, तो पहली बार कब शुरू किया गया था, ये अगर हमें मालूम चल जाए तो शायद हम बहुत आसानी से यह पता कर लेंगे कि यह कौन सा संस्करण इसका होने जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, सबसे पहले इस ग्लोबल समिट का जो अब आयोजन है वो वर्ष 2003 में किया गया था। कब, वर्ष 2003 में। अभी इसका आयोजन लगातार चल रहा है, तो यहां पर इसकी हम बातचीत कर ही लेते हैं। चलो ठीक है, यहां है वाइब्रेंट गुजरात। क्या है, वाइब्रेंट गुजरात। वाइब्रेंट गुजरात नाम से ये जो समिट है ये वर्ष 2022 जो है, इस वर्ष 2022 का इस बार क्या होने वाला है, आयोजन। पहला आयोजित कब हुआ, तो पहला आयोजित हुआ था 2003 में। समझ गए मेरी बात। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि सीधे अपन 3 से 22 तक निकालें तो मामला गलत हो जाएगा। पहला ये 2003 में शुरू हुआ था। उस समय गुजरात के सीएम जो है वो कौन थे, मोदी थे भैया। उस समय गुजरात के सीएम कौन थे, मोदी थे। अभी गुजरात के सीएम कौन है, तो भूपेंद्र पटेल है। ये ध्यान रखना, भूपेंद्र क्या है, पटेल साहब हैं। ठीक है,
अभी पीएम इसका क्या करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। कब करने वाले हैं, तो 10 जनवरी को इसका उद्घाटन करने वाले हैं। वाइब्रेंट गुजरात इसका नाम है। ये किसको, ये निवेश जो है ना, उस निवेश को बढ़ावा देने के लिए, निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन में लगभग ये कहा जा रहा है कि 13 देशों के प्रतिभागी हैं, उनसे ज्यादा जो है वो इसमें भाग लेने वाले हैं, और 5-6 देशों के तो इसमें राष्ट्राध्यक्ष तक भी क्या किए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे। तो ऐसा वाइब्रेंट गुजरात 2022 का आयोजन जनवरी में किया जाना है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह इसका 10वां संस्करण है, ध्यान रखना कौन सा है, 10वां संस्करण है ये इसका। वाइब्रेंट गुजरात का कौन सा संस्करण है, ये मैंने आपसे सवाल में पूछा, तो ध्यान रखना ये वाइब्रेंट गुजरात का 10वां सम्मेलन जो है वो आयोजित होने वाला है। अरे वाह, जानकारी भी है। तो चलिए जरा अगले सवाल पर हम बातचीत करते हैं आपके सामने। अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा। अगला सवाल जो मैं रखने जा रहा हूं वो इसी से रिलेटेड है, और वो यही है, देखो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2022 की थीम क्या होगी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2022 की थीम आपको बतानी है, आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत का योगदान। आत्मनिर्भर गुजरात में आत्मनिर्भर भारत का योगदान है, भारत नाम इन्होंने छोड़ दिया। उभरते भारत में गुजरात का योगदान, वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट इंडिया, बढ़ेगा गुजरात तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसकी सही थीम क्या है, तो यहां इन्होंने आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत तक का, यानी भारत तक है, ये इन्होंने एक लाइन यहां पर गलत लिख दी, यानी नीचे वाले का ऐड कर दिया, तो इसको अभी सही कर देते हैं। तो एकदम सही थीम है, आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत तक इसकी सही थीम है, यानी पहला ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। चलिए इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको, सही थीम यहां लिख देते हैं। वाइब्रेंट गुजरात 2022 जो है, इसके शिखर सम्मेलन की या इस वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन की जो सही थीम है वो आत्मनिर्भर गुजरात से, आत्मनिर्भर गुजरात से क्या है, आत्मनिर्भर भारत तक है, निर्भर भारत तक है, भारत तक, ये इसकी क्या है, इस बार की थीम है। आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत तक है। इसका आयोजन कब किया जाएगा, तो जनवरी 2022 में किया जाएगा, यानी अभी 10 जनवरी को इसका आयोजन होना है। यह इसका 10वां संस्करण है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। शुरुआत 2003 में की गई थी। अब वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन हैं, तो भूपेंद्र पटेल साहब हैं। ये सारी बातें अगर आपको आती है तो आपका सही हो जाएगा सवाल। आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत तक जो है वो इसकी क्या है, थीम है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है जरा देखिएगा और फिर उसका जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा, शिशु को जन्म देने का विकल्प चुनना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। यह कथन किस हाईकोर्ट ने 28 सप्ताह से गर्भवती महिलाओं को भ्रूण में आर्थिक विकृति रहने के चलते मेडिकल गर्भपात कराने की अनुमति देते समय कहा है। बताइए जरा कि भाई शिशु को जन्म देने का विकल्प चुनना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम है। कोई भी महिला किसी बच्चे को जन्म देना है तो यह जो है यह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। अब आपको यह देखना है कि भैया ये बताइए कि इनमें संविधान के आर्टिकल 21 में यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार चुना गया है। अभी हाल ही में कौन सा हाईकोर्ट है जिसने यह कहा है कि 28 सप्ताह से अगर कोई गर्भवती महिला है और भ्रूण में कोई विकृति है, मानसिक विकृति मान लीजिए उसे, या कोई ऐसी विकृति है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, जिसमें मेडिकल बोर्ड ये कहता है कि भाई ये विकृति जो है उसको किसी भी हाल में ठीक नहीं किया जा सकता, तो इसके चलते मेडिकल गर्भपात कराने की अनुमति देते समय कहा है कि उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी स्थिति है तो शिशु को जन्म देना है या नहीं देना यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आयाम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और ऐसी स्थिति में गर्भपात कराने की अनुमति 28 सप्ताह तक होना चाहिए, उस तक गर्भपात कराने की अनुमति कोर्ट ने दी है। तो ऐसा हाईकोर्ट कौन सा है जिसने यह अनुमति प्रदान की है? तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा ये बताइए। क्या राजस्थान हाईकोर्ट है, क्या चंडीगढ़ हाईकोर्ट है,
क्या दिल्ली हाई कोर्ट है, क्या बॉम्बे हाई कोर्ट है? तो इसका सही जवाब मेरे मित्रों क्या है? इसका सही जवाब है दिल्ली हाई कोर्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी यह निर्णय दिया है। आपको वैसे भी मालूम होना चाहिए, आपकी परीक्षाओं के लिहाज से यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें हजारों ऐसे मामले हैं जिन मामलों को लेकर अलग अलग हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में यह कहा है कि ये बातें जो हैं वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या की जाती है, शामिल की जाती है। जैसे आप लोगों को पहले भी मालूम होगा, बाबा रामदेव का एक मामला जो हुआ था दिल्ली में रामलीला मैदान के अंतर्गत। उसके बाद में आपने सोनू निगम वाला मामला सुना होगा, उसमें भी जो चैन से सोने की, आराम से सोने की जो स्वतंत्रता दी थी, उनको भी इसमें शामिल किया गया था। तो यहां पर ये सारी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि भैया यहां पर आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही शिशु को जन्म देने का विकल्प चुनना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम जो है वो अभी हाल ही में किस हाईकोर्ट ने घोषित किया है? तो उसका सही जवाब आपका दिल्ली हाईकोर्ट होगा। अगला सवाल, ऑर्डर ऑफ द कनाडा पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के नागरिक कौन है, ये बताइए। कनाडा का एक सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ कनाडा। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के नागरिक इनमें से कौन है? डॉक्टर वेकुंठम अय्यर है, बॉब सिंह ढिल्लो हैं, प्रदीप मर्चेंट है। इनमें से कौन सा सही जवाब इसका है वो आपको बताना है। तो मेरे दोस्तों इसमें देखिएगा, कनाडा द्वारा ही ऑर्डर ऑफ कनाडा पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। यहां का एक सम्मानित पुरस्कार माना जाता है कनाडा का ये ऑर्डर ऑफ कनाडा। और भारतीय मूल के डॉक्टर वेकुंठम अय्यर, बॉब सिंह ढिल्लो और प्रदीप मर्चेंट, ये तीनों ही नागरिक ऐसे हैं जिनको अभी कनाडा सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। आप लोगों को मालूम भी होगा कि भैया यूएसए और कनाडा है, ये आपके उत्तरी अमेरिका है, वहां के इलाके हैं, और दोनों के बीच में एक जो सीमा बनाने वाली रेखा है या अक्षांश जो है वो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर कई बार अपनी बातचीत हो चुकी है। 49 डिग्री जो है वो इन दोनों के बीच में क्या बनाता है? सीमा बनाता है। इसके अलावा यहां पर एक महान झील क्षेत्र भी पड़ता है जिसमें सुपीरियर है, मिशिगन है, ईरी है, ओंटारियो है, ये सारी झीलें भी है। और इन झीलों को जोड़ने वाली एक सेंट लॉरेंस नदी जो है वो भी यहां से होकर गुजरती है। तो जरा इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपके सामने लिख ही देता हूं। देखिए, कनाडा और यूएसए के बीच में यहां पर आपका कनाडा है, ठीक है, ये कनाडा है और ये यूएसए है। इन दोनों के बीच में आपकी 49 डिग्री जो है ये तो सीमा बनाती है। एक यहीं पर आपका महान झील क्षेत्र है जिसमें क्या है? मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, ये सारी झीलें यहीं पर स्थित है, जिसको क्या कहा जाता है? महान झील क्षेत्र कहा जाता है। महान झील क्षेत्र इसको कहा जाता है। प्लस दूसरी बात जो यहां पर इंपॉर्टेंट है वो वाली ये है कि इनको जोड़ने वाली एक नदी है जिसका नाम क्या है? सेंट लॉरेंस रिवर है, यानी SLR याद कर लीजिए तो आपको याद रह जाएगा। सेंट लॉरेंस रिवर जो है वो इन सबको क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। और सुपीरियर झील के बारे में तो आप सब परिचित होंगे। सुपीरियर झील जो है इसके बारे में तो मुझे ये लगता है कि आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर इनको आपस में जोड़ने के लिए भी छोटी छोटी नहरों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। यहां पर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि भैया एक जिसे दुनिया भर में मांस की मंडी कहा जाता है, ऐसा शिकागो शहर भी इन्हीं झीलों के क्या है? किनारे पर स्थित है। तो आप सभी इन सभी बातों को क्या करते हैं? जानते हैं। तो चलिए जरा नेक्स्ट सवाल पर अब बढ़ते हैं हम। अगला सवाल आपके सामने क्या आ रहा है जरा देखिएगा। ये रहा अगला सवाल। पढ़े भारत 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये वाला, तो आपको जरूर इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भाई पढ़े भारत 100 दिवसीय जो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, ये अभियान अभी हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, अनुराग ठाकुर, अमित शाह। इनमें से 100 दिवसीय एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जो बच्चों को अपने ज्ञान की ओर, अपने शिक्षा की ओर, अपने मूलभूत जो ज्ञान है, मूलभूत जो साक्षरता का जो रेशियो है उसमें सुधार करने के लिए पढ़े भारत 100 दिवसीय एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम जो है उसका हाल ही में शुभारंभ किया गया है। ऐसा कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसमें सही जवाब क्या होगा जरा बताइए।
तो पढ़े भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान जो हाल ही में शिक्षा को लेकर के शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उस अभियान का नाम क्या है? तो पढ़े भारत, ये ध्यान रखना है। किसने शुरू किया है? तो केंद्र में शिक्षा मंत्री जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं या और कोई है, ये भी जरा बताइएगा। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस अभियान को क्या किया गया है? शुरू किया गया है, जो आपको याद होना ही चाहिए। चलिए, इसका सही जवाब आप सब लोग दे पा रहे हैं क्या? चलिए, सी जवाब आपका जो आ रहा है वो गलत है। धर्मेंद्र प्रधान इसका सही जवाब है। शिक्षा मंत्रालय जो है, केंद्र सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है, उस शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस पहल को हाल ही में क्या किया गया है? शुरू किया गया है। तो चलिए जरा, इसका सही जवाब आपको आ ही गया होगा। पढ़े भारत 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जो कि केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के प्रमुख हैं? तो शिक्षा मंत्रालय के ये प्रमुख हैं। अगला सवाल, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक त्रिपाठी, विनय त्रिपाठी, महेश त्रिपाठी, अशोक त्रिपाठी, इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिनको हाल ही में क्या किया गया है? ठीक है, बताइए जरा, इसका सही जवाब क्या होगा? अनुराग ठाकुर, खेल मंत्रालय उनके पास है, ये बात सही है। धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा मंत्रालय, उन्होंने इसको शुरू किया है। तो पढ़े भारत, इसका नाम जरूर ध्यान रखना, आगामी परीक्षाओं में इस तरीके का सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कम से कम ध्यान रहे। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आलोक त्रिपाठी को, विनय त्रिपाठी को, महेश त्रिपाठी को, अशोक त्रिपाठी को? सही जवाब बताइए क्या होगा? रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? तो आप सब लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। विनय त्रिपाठी जो है, इनको अभी रेलवे बोर्ड का क्या किया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगामी परीक्षाओं में जो ग्रुप डी की और इसके अलावा एनटीपीसी के मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, उनकी परीक्षाओं में यह सवाल निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, आप जरूर ध्यान रखिएगा। अशोक त्रिपाठी नहीं है, और इसका सही जवाब क्या है? वो है आपका विनय त्रिपाठी। विनय त्रिपाठी इसका सही जवाब है। विनय त्रिपाठी को अभी हाल ही में रेलवे जो बोर्ड है, उस रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष क्या किया गया? नियुक्त किया गया। अगला सवाल, अंडर 90 एशिया कप क्रिकेट का खिताब भारत ने किसको हराकर जीता है? यह भी सवाल आपको कल की क्लास में मैं पढ़ा चुका था, लेकिन फिर भी आज मैंने कल सवाल नहीं करवाया था, इस वजह से आज आपको सवाल करा रहे हैं। अंडर 90 एशिया कप क्रिकेट का खिताब भारत ने किसको हराकर जीता? तो इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। अंडर 90 एशिया कप, अंडर 90 एशिया क्रिकेट कप, एशिया क्रिकेट कप जो है, क्रिकेट कप, इसके बारे में मैंने यह कहा था कि इसका आयोजन तो कहां किया गया? दुबई में इसका आयोजन किया गया। इसका जो फाइनल मुकाबला है, वो फाइनल मुकाबला किसके बीच में खेला गया? तो वह फाइनल मुकाबला भारत, वह किसके बीच में खेला गया? यह फाइनल मुकाबला श्रीलंका के बीच में खेला गया था। इसमें भारत जो है वो इसमें विजेता रहा, और उपविजेता कौन रहा? तो उपविजेता इसमें रहा आपका श्रीलंका। उपविजेता टीम कौन सी थी? श्रीलंका थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भैया अंडर 90 एशिया क्रिकेट कप अभी हाल ही में कहां आयोजित हुआ? तो जवाब देना है, दुबई में इसका आयोजन किया गया। इसका फाइनल मुकाबला जो है वो किस किस के बीच में खेला गया? तो भारत और श्रीलंका के बीच में खेला गया, जिसमें भारत जो है वो इसमें विजेता रहा, और उपविजेता कौन रहा? श्रीलंका रहा। आप लोग जानते हैं श्रीलंका के बारे में, ठीक है, ये आपका श्रीलंका है। यहां से पाक जल डमरू जो है उसके माध्यम से ये जुड़ा हुआ है। इसके श्रीलंका का एक बंदरगाह है, यहां पर स्थित है। आपको पता, एक तो यहां का प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है कोलंबो। कौन सा शहर है? आपको पता ही होगा, कोलंबो। इसके अलावा श्री जयवर्धनपुरे कुटे, श्री जयवर्धनपुरे कुटे, जयवर्धनपुरे कुटे जो है वो यहाँ की क्या है? राजधानी है वर्तमान में। और यहां पर 100 बस्तियां जो है, 100 बस्तियां कौन बसा रहा है? तो 100 बस्तियां जो है उस भारत के द्वारा क्या किया जा रहा है? यहां पर बसाई जा रही है। प्लस इसके अलावा 100 साल की लीज पर, 100 साल की लीज पर जो है वो इनका एक बंदरगाह जो है, बंदरगाह
बंदरगाह, वो पोर्ट जो है वो किसने लीज पर ले रखा है? तो चाइना ने 100 साल की लीज पर यहाँ का जो बंदरगाह है वो क्या कर रखा है? लीज पर ले रखा। हाँ जी, रावण की लंका यही वह श्रीलंका है। तो इसके बारे में भी आपको क्या करना है, थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। तो अंडर 90 एशिया क्रिकेट कप जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में इसका फाइनल खेला गया था। चलिए अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है उसको देखिए और जवाब दीजिएगा। अब बात करेंगे राजस्थान के सवालों की। इसका सही जवाब आपको बता ही दिया मैंने। अंडर 90 एशिया क्रिकेट कप का खिताब भारत ने किसको हराकर जीता? तो श्रीलंका को हराकर जीता। राजस्थान का पहला सवाल यह है, इंपोर्टेंट सवालों में शामिल किया जाएगा इसे। राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 15 रुपए, 17 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए। इंदिरा रसोई योजना, तारीख आपको मालूम है 20 अगस्त की तारीख आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि कितने एग्जाम में उसको पूछा जा चुका है। और उस दिन शुरू की गई जो योजना है 20 अगस्त 2020 को यहाँ पर शुरू की गई एक योजना जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। उसके तहत जो है वो भोजन सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने के लिए उस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसमें कितना अनुदान उस वक्त दिया जाता था, अब उस अनुदान राशि को बढ़ाकर सरकार ने कितना कर दिया है, यह सवाल आपके जहन में लाना चाहते हैं। तो यहां देखिए इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना है, इंदिरा रसोई योजना। इस योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? तो 20 अगस्त 2020 को, 20 अगस्त 2020 को की गई। लेकिन इस योजना के तहत टोटल खाने की जो लागत है, लागत जो है वो 20 रुपए रखी गई थी। लेकिन इसमें सरकार क्या करती थी? 12 रुपए का सरकार इसमें अनुदान देती थी। सरकार अनुदान देने का मतलब सरकार उसका पैसा देती थी। 8 रुपए जो है वो खाने वाले को देना होता था, यानी व्यक्ति विशेष को ये पैसा देना होता था। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है? सरकार ने कहा भाई थाली की लागत जो है वो बढ़ रही है, लागत बढ़ रही है, इसका मतलब सरकार ने कहा भाई हम व्यक्तियों पर यानी जनता पर, क्या है? जनता पर। वोट का मुख्य केंद्र जो है वो कौन है? जनता है। लोकतंत्र का मुख्य हथियार कौन है? तो जनता है। ये जो जनता है, इस जनता पर पैसे का भार नहीं बढ़ना चाहिए। तो सरकार ने कहा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, 5 रुपए जो अनुदान राशि है उसको बढ़ा दे रहे हैं। अब यानी टोटल अनुदान राशि कितनी कर दी गई है? 17 रुपए कर दी गई है। अब सीधा सीधी बात यह है कि 17 रुपए तो इसका अनुदान हो गया, 8 रुपए इसकी क्या हो गई, जो कॉस्ट व्यक्ति को देनी होती है वो हो गई। तो टोटल मिलकर 25 रुपए अब आपकी थाली की रेट हो गई भैया। थाली की रेट क्या हो गई है? ठीक है, थाली ये रेट आपकी होगी 25 रुपए, जिसमें सरकार जो है वो अब कितना अनुदान देगी? तो 17 रुपए का अनुदान जो है वो अब सरकार इसमें देने वाली है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गई होगी। सीधी सीधी बात है, जो जो लोग इसमें काम कर रहे हैं रसोई में, उन रसोई वालों को सीधा सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कार्य किया गया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी और आपके भेजे में बैठ गई होगी। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है तो इसका सही जवाब 17 रुपए होगा, यानी अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो बढ़ाकर 12 रुपए से 17 रुपए अनुदान इसे कर दिया गया है। ठीक है, हाँ रायता मिलेगा भैया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आणविक परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए देश में पहली बार बोरोन कार्बाइड को परिष्कृत करने का कार्य कहां शुरू होगा? राजस्थान में ऐसा कार्य कहां शुरू होगा, आपको यह बताना है जी। पहला आपके सामने है कि आणविक परमाणु ऊर्जा उत्पादन, मैंने अभी अभी 2-3 दिन पहले ही आपको बताया था, लिग्नाइट आधारित जो हमारे संयंत्र हैं वो राजस्थान में नया कहां लगने वाला है? तो लिग्नाइट आधारित संयंत्र राजस्थान में जो है वो गूडा वेस्ट जो क्षेत्र है झुंझुनू जिले में, वहां गूडा वेस्ट में नया लिग्नाइट आधारित संयंत्र स्थापित होने जा रहा है। वैसे ही आपसे पूछा जा रहा है कि भैया ये बताइए आणविक परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए देश में पहली बार बोरोन कार्बाइड को परिष्कृत करने का कार्य कहां शुरू होने जा रहा है? कहां शुरू होने जा रहा है इस प्रकार का कार्य, ये जरा बताइएगा। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, सूरतगढ़ गंगानगर में, खेतड़ी झुंझुनू में, पोखरण जैसलमेर में। तो आणविक परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए देश में पहली बार बोरोन कार्बाइड को परिष्कृत करने का कार्य कहां शुरू होगा? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में, सूरतगढ़ गंगानगर में, खेतड़ी झुंझुनू में, पोखरण जैसलमेर में। पोखरण में 2 बार परमाणु परीक्षण हो चुके हैं, आप ये बात जानते हैं।
खेतड़ी जो है वो तांबे के उत्पादन के लिए बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। खेतड़ी के महाराजा जो थे वो खेतड़ी के महाराजा स्वामी विवेकानंद के प्रति बड़ा स्नेह रखते थे। स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनाने वाले खेतड़ी के महाराजा ही थे। राजस्थान का ये खेतड़ी स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। इसके अलावा सूरतगढ़ गंगानगर जो है यहाँ पर आपको पता है कृषि संयंत्र भी यानी कृषि फॉर्म भी यहाँ पर स्थापित है। इसके साथ साथ यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन का जो वर्तमान का देश का सबसे बड़ा केंद्र है यानी राज्य का सबसे बड़ा केंद्र है वो कौन सा है, सूरतगढ़ गंगानगर है। तो इसका सही जवाब जो है वो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ है। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में ऐसा कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो आणविक परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए देश में पहली बार बोरोन कार्बाइड को परिष्कृत करने का कार्य कहां शुरू होगा, तो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ जो है यहां पर इस प्रकार का काम किया जाएगा। चलिए इसका अगले सवाल पर बात करते हैं। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना के तहत महिलाओं और बालिकाओं हेतु कौन से कोर्स निःशुल्क किए जा सकते हैं? इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई अभी। इस योजना के तहत महिलाओं को इनमें से कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जो निःशुल्क करवाए जाएंगे, उनका नाम आपको बताना है। RSCIT का कोर्स है, RSCFA है, RSCSEF है, ये सारे डिप्लोमा कोर्स हैं और कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि इनमें से सही जवाब क्या है। ठीक है, चलिएगा। हाँ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड शुरू किया गया, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की टैग लाइन जो है वो अभी वीडियो के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, स्वस्थ धरा खेत हरा, यह टैगलाइन अभी वीडियो के एग्जाम में पूछी जा चुकी है और सूरतगढ़ गंगानगर से इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो चलिए अब इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना के तहत महिलाओं और बालिकाओं हेतु कौन से कोर्स निःशुल्क किए जा सकते हैं? तो ये जितने भी डिप्लोमा कोर्स हैं, RSCIT है, RSCFA है, RSCSEF है, ये सारे के सारे कोर्स जो हैं वो क्या होंगे आपके इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना के तहत सरकार इनको क्या करने वाली है, महिलाओं और लड़कियों को इनको मुफ्त में करवाने वाली है। तो चलिए इसका सही जवाब है ओल है, RSCIT, RSCFA और CSEF। ये सारे कोर्स जो डिप्लोमा कोर्स हैं वो सरकार लड़कियों को निःशुल्क करवाना चाह रही है। चलिए अगला सवाल क्या होगा जरा देखिएगा आपके सामने। राजस्थानी काव्य संग्रह मुक्ति के लेखक इनमें से कौन हैं? राजस्थानी के बारे में, इस काव्य संग्रह के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं। ये मुक्ति जो है इसको राजस्थानी भाषा के लिए इस बार का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो इसे दिया जाना है। तो आपको यही बताना है कि राजस्थानी का यह काव्य संग्रह मुक्ति जो है इसके लेखक कौन है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाना है, और वो भी किसके लिए? राजस्थानी भाषा के लिए। जरा बताइएगा। कर्णिदान चारण का है, मिठेश निर्मोही का है, भंवर सिंह सामोर का है या कन्हैयालाल सेठिया का है? इनमें से सही जवाब क्या है जरा यह बताइए। मुक्ति जो है, यह मुक्ति है वो मिठेश निर्मोही की रचना है, और मिठेश निर्मोही का जो संबंध है वो मैंने आपको बताया था। ये मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं? तो जोधपुर के निवासी हैं मिठेश निर्मोही। जरूर ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि मुक्ति इनका काव्य संग्रह है, मिठेश निर्मोही है, इनका संबंध जोधपुर से है, और इनको इस बार राजस्थानी के लिए क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन उससे इतर राजस्थानी और अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, उसके बावजूद भी क्या किया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार इसमें दिया जाता है। तो चलिए मेरे दोस्तों अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल है 23 जनवरी को होने वाली संयुक्त मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा में पहली बार लड़कियों को शामिल किया जा रहा है। राज्य में मिलिट्री स्कूल इनमें से कहां पर स्थित है? अजमेर में है, धौलपुर में है या झुंझुनू में है या ए व बी दोनों जगह है? तो 23 जनवरी को संयुक्त मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा का इस बार आयोजन होने जा रहा है। आपको पता होगा कि भैया इससे पहले एनडीए का जो एग्जाम हुआ है 2021 का, उस सेकंड एग्जाम में नवंबर में जिसका आयोजन किया गया उसमें भी पहली बार लड़कियों को शामिल किया गया, और अब तो स्कूलों में भी, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, आर्मी स्कूल है, इन सब में भी लड़कियों को पढ़ने का अवसर दिया जाएगा।
इसके लिए पहली बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन जो किया जा रहा है उसमें लड़कियों को बैठने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस परीक्षा का आयोजन इस बार 23 जनवरी को किया जाना है। तो अब लड़कियां अगर आर्मी में अफसर बनना चाहती है, आर्मी में आगे जाना चाहती है और वो चाहती है कि सैनिक स्कूल से ही हमारी पढ़ाई हो लड़कों की तरह ही, तो वो अब 23 तारीख को होने वाली इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने फॉर्म दाखिल कर सकती है। लेकिन यहां पर यह पूछा जा रहा है कि राजस्थान में मिलिट्री स्कूल कहां पर स्थित है, तो एक अजमेर में है और एक आपके कहां पर है, धौलपुर में। इसका मतलब ए व बी आपका सही जवाब है। इसके बारे में थोड़ी विस्तार से बातचीत करते हैं। हालांकि फर्स्ट ग्रेड जो है, फर्स्ट ग्रेड, उस फर्स्ट ग्रेड के तो ये सिलेबस में है, फर्स्ट पेपर में इनको शामिल कर रखा है, वहां सिलेबस का हिस्सा है, यहां पढ़ना पड़ता है। 15 नवंबर 1930 का जो वर्ष था, उस वर्ष पहली जो स्कूल है वो अजमेर में स्थापित की गई थी। उस समय इसका नाम ये नहीं था, ठीक है। उस वक्त इसका नाम क्या था वो भी जरा सुन लीजिएगा। किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल, ये उसका नाम था उस वक्त जब 1930 में इसकी स्थापना की गई थी। 15 नवंबर 1930 अजमेर में किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल के नाम से पहला यहां पर मिलिट्री स्कूल स्थापित किया गया। वर्तमान में इसी का नाम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। क्या है? तो इसी का नाम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। वर्तमान में मिलिट्री स्कूल इसका नाम है, ठीक है। अब राजस्थान की अगर बात की जाए, राजस्थान में एक अजमेर में है, इसके अलावा राजस्थान में एक कहां पर है, तो धौलपुर में, ध्यान रखना। और कुल की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना, एक चेल हिमाचल प्रदेश में, कहां पर है? चेल हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत भी है। इसके अलावा आपने बेलगांव जो है कर्नाटक का, बेलगांव कहां पर है? बेलगांव है आपका कर्नाटक में, बेलगांव कर्नाटक में भी है। और इसके अलावा बेंगलुरु में भी है, बेंगलुरु। तो इसका मतलब टोटल अगर आपसे पूछी जाए तो ये बात तो राजस्थान के संबंध में मैंने आपको बता दी, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब ध्यान होना ही चाहिए। प्लस इसके अलावा कुल की अगर 2-3 स्कूलों की मैं बात आपसे करूं तो यहां पहली मिलिट्री स्कूल की बात कर लेते हैं। मिलिट्री स्कूल अगर कुल पूछा जाए तो आप ध्यान रखना, कुल मिलिट्री स्कूल कितने हैं? 5 हैं। इसके अलावा अगर आपसे सैनिक स्कूल पूछे जाए, पूरे देश भर की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखना सैनिक स्कूल कितने हैं, अगर ये सवाल पूछा जाए तो ध्यान रखना 33 सैनिक स्कूल हैं। और इंडियन मिलिट्री स्कूल की अगर बात की जाए, इंडियन मिलिट्री स्कूल की अगर बात की जाए तो इंडियन मिलिट्री स्कूल कितने हैं, तो ये एक मिलिट्री स्कूल है। ये आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। मिलिट्री स्कूल 5 है, सैनिक स्कूल 33 है, इंडियन मिलिट्री स्कूल की अगर बात की जाए तो ये 1 है, ठीक है। हाँ, राजस्थान में सैनिक स्कूल की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा अभी अलवर जो है, यहां पर राज्य का नवीनतम जो सैनिक स्कूल है वो क्या किया जाना है? खोला जाना, यानी खुलने जा रहा है। पूरे देश भर के मैंने 33 सैनिक स्कूलों की बातचीत की है, तो ये सारी बातें जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए। हल्दिन, हाँ जी, अलवर में नया खुल रहा है सैनिक स्कूल है, वो मिलिट्री स्कूल नहीं है, ये ध्यान रखना। वो क्या है? सैनिक स्कूल है, यह है सैनिक स्कूल है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आप चित्तौड़गढ़ वाला भी शामिल मत कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, वो भी सैनिक स्कूल है। चित्तौड़गढ़ जो है ये भी कहाँ है? सैनिक स्कूल के अंतर्गत आता है, ना कि मिलिट्री स्कूल के अंतर्गत। मिलिट्री स्कूल में राजस्थान में कौन कौन से शामिल हैं? तो राजस्थान में एक अजमेर का शामिल है और इसके अलावा राजस्थान का आपका धौलपुर का शामिल है। राजस्थान में मिलिट्री स्कूल की बात की जाए तो ये वाले हैं। चलिए, अब आपको मेरे हिसाब से ये सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी से कल की क्लास में वापस मिलते हैं। आज मैंने सारे 15 सवाल आपके सामने जल्दी जल्दी करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है आज की इस क्लास से जुड़ने के लिए। कल की क्लास में हम फिर इसी प्रकार आपके सामने फिर क्लास लेकर हाजिर होंगे, कुछ नई बातें, कुछ नए विषय जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल वापस कुछ शानदार बातें आप सब लोगों के सामने मैं रखने वाला हूँ और 1-2 दिन में ही कुछ नई चीज़ों की शुरुआत भी इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लगातार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और जिन लोगों के वीडियो एग्जाम में अच्छे नंबर बन रहे हैं, ठीक है, वो सब मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा मेरे मित्रों। और
आप लोगों का सिलेबस लगभग कमोबेश वही रहने वाला है, लेकिन अब जो नया सिलेबस आने वाला है मेंस के लिए, मुझे ये लगता है कि उसमें कुछ परिवर्तन होंगे। तो जो भी परिवर्तन हो उसके हिसाब से आगे बाद में बढ़ें, लेकिन अभी तो जो पढ़ रखा है उसको बार बार पढ़ते रहिएगा। करंट अफेयर से हमेशा टच में रहिए, ताकि आपकी बहुत सारी चीजें उससे कवर हो जाती है। और जीके का भी अधिकांश जो पेपर होता है उसका कहीं ना कहीं टच जो होता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही रहता है। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इकोनॉमिक सर्वे जो पुराना है, अगर पेपर मार्च से पहले होता है वापस, तो आपका वही इकोनॉमिक सर्वे काम आएगा, लेकिन योजनाएं लगभग वही रहने वाली है। तो राजस्थान की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।